नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी उत्तराखंड। और आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या क्या है, क्यों फिलिस्तीन के हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजरायली नागरिकों के साथ बर्बरता की। कई वीडियो भी वायरल हुए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इतिहासकार ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समस्या क्या है? वास्तव में जब वहाँ पर इतिहास की दृष्टि से देखें तो पहले वहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, और जब ब्रिटेन वहाँ से वापस गया तो 1948 में वहाँ पर अमेरिका ने यहूदियों के समर्थन में, यहूदियों की मांग पर एक देश की घोषणा की। उसका नाम पड़ा इजराइल। फिलिस्तीन का ये कहना है कि इजराइल के जो यहूदी हैं उनको इजराइल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा फिलिस्तीनियों का है। और इसी कारण से वहाँ पर इसी कारण से वहाँ पर चरमपंथ का आरंभ हुआ और दुनिया का पहला आतंकवादी संगठन बना, जिसका नाम था हमास। बाद में क्या हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ पर अपने इजराइल को समर्थन किया तो उसको सैन्य शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियों से उसको सुसज्जित किया, और उसी बीच में वेस्ट बैंक में युद्ध छिड़ा और कई बार युद्ध हुए। अब तक 5 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं। मैं प्रमुख बात ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद की शुरुआत पृथ्वी पर इसी क्षेत्र से हुई, और इजराइल को सबसे पहले आतंकवाद से लड़ना पड़ा। और इजराइल चूँकि यहूदियों का देश है, और यहूदियों का ये कहना है कि हम जो हैं फिलिस्तीन के निवासियों के बहुत पहले, 1000 साल से भी पहले से वहाँ के अधिवासी नागरिक हैं, और वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ के पहाड़ों पर, वहाँ की नदी पर और वहाँ की आबो हवा पर हमारा अधिकार है, जिसको फिलिस्तीन के नागरिक स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहीं से चरमपंथ का आरंभ हुआ था। बाद में कई युद्ध हुए और कई बार इजराइल ने इनको पराजित किया। गोलन हाइट्स, लेबनान, सीरिया बॉर्डर, जितने भी क्षेत्र थे सभी पर उसने कब्जा किया, बम्बार्डमेंट किया, आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, चरमपंथ की धारा समाप्त नहीं हुई। और ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में 2001 के बाद 2005 के बीच में 2007 तक एरियल शेरॉन उनके एक प्रधानमंत्री हुए। उनको ये था कि भाई सब लोग शांति से रहें, तो कहीं ना कहीं उनके मन में प्रशंसा का भाव भी था कि उनको सर्व स्वीकार्यता मिले। इसलिए उन्होंने गाजा स्ट्रिप से यहूदियों को हटा लिया, और 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी जो स्ट्रिप है गाजा की, जो कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के और इजराइल के बीच में पड़ती है, वो इन्होंने इनको दे दिया। इसका विरोध भी हुआ था, यहूदी वहाँ से हटना नहीं चाहते थे, लेकिन सभी बस्तियों को हटा दिया गया, और एक जो है लोहे की दीवार, लोहे के जाल की दीवार बना दी गई कि उधर से आतंकवादी इजराइल में प्रवेश नहीं करें। बाद में ये देखा गया कि 2007 से लेकर के 2023 तक वहाँ पर पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप पर ये हमास के ही लोग रहने लगे, और वो बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 2.3 मिलियन, जिसको कि आप कहें 23 लाख की जनसंख्या इस समय वहाँ पर रहती है। और ये जनसंख्या जो है इसमें चरमपंथियों का अधिक रहा, और धीरे धीरे इन चरमपंथियों ने इस स्थान को, जो कि इजराइल के साथ इनको सहमति के बाद मिला था कि यहाँ ये शांति का क्षेत्र घोषित हो चुका था, और इस पर नियंत्रण भी चरमपंथियों को ही दे दिया गया था कि चरमपंथी जो हैं वो शांति से वहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये देखा गया कि चरमपंथी शांति से न रह करके उसको उन्होंने आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया, और वहाँ पर लाखों मिसाइलें इकट्ठा की, और अचानक से उन्होंने इजराइल पर फिर से इस बात को लेकर के, अल अक्सा मस्जिद के विषय को लेकर के आक्रमण शुरू किया। और उन्होंने ये कहा कि अभी तक इजराइल ने जितना हम लोगों पर आक्रमण किया है, ये सब उसका बदला है। अब आज के दुनिया में जबकि शांति की स्थापना हो चुकी थी, इजराइल का जो मोसाद है, जो कि उनकी गुप्तचर एजेंसी है, उसको लोग कह रहे हैं विफल हो गई, और उसने जानकारी वो नहीं दे पाई कि 5000 रॉकेट्स का कुछ 1-2 घंटे के अंदर आक्रमण होने वाला है। उसके बाद कई आक्रमण हुए, 2-2, 3-3 हज़ार रॉकेट्स के, 5-5 हज़ार रॉकेट्स के हमले हुए। और वहाँ पर उनका जो आयरन डोम सिस्टम था उसने बहुत बड़ी हद तक उसको रोका, लेकिन जान माल की क्षति को नहीं रोका जा सका। आपने सोशल मीडिया के वीडियोज़ में भी देखा कि महिलाओं को उनके आयरन फेंस को तोड़ करके उठा ले गए, उनको नंगा परेड किया, डेड बॉडीज़ का बलात्कार किया और सांप्रदायिक नारे लगाए। ऐसी स्थिति में सभ्य समाज को जीना मुश्किल हो रहा। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इन चरमपंथियों के लिए अलग अलग प्रकार के समर्थन देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चरमपंथी तत्वों ने हमास का समर्थन किया, ईरान के चरमपंथी तत्वों ने, ईरान की सरकार ने हमास का समर्थन किया, और
इसी तरह से आप देखिए तो हिजबुल्लाह भी उसी के समर्थन में है। तो सांप्रदायिक आधार पर दुनिया के अन्य अन्य देशों में इन चरमपंथियों के कुकर्मों को एक तरह से समर्थन देने का काम हो रहा है, जो कि सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न उठा हुआ है कि अगर आप देखें, अपने देश की भी मैं बात करता हूँ, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कह रही कि हमें फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति है। यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा है कि फिलिस्तीन की सरकार हमास के चरमपंथी जो कि गाजा स्ट्रिप में रहते थे, उनको इन्होंने इतना शक्ति संपन्न कैसे होने दिया, किन स्थितियों में उन्होंने आक्रमण किया, और इनको रोकने का कोई वहाँ पर मैकेनिज्म था कि नहीं था, या फिर इस प्रकार के चरमपंथ से दुनिया के जितने भी देश प्रभावित हुए। 9/11 हुआ अमेरिका में, भारत में 26/11 हुआ, और अभी हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी चरमपंथ की आवाज़ दिखाई पड़ती है। तो प्रश्न ये है कि अगर इन चरमपंथियों को सहानुभूति देने वाले, इसमें ऐसे भी राजनीतिक दल हमारे देश में भी हैं जो अपने वोट बैंक के लिए इन चरमपंथियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक वोट बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है हमारी आज़ादी के बाद। तो हमारे राजनीतिक दल बड़ी सुविधापूर्वक इन चरमपंथियों के सहयोग में चले जाते हैं। उनको जो है देश के दीर्घकालिक हित से कोई मतलब नहीं है, विश्व की शांति से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप देखें तो अब तो ये चर्चा में भी है किस प्रकार से नेहरू, इंदिरा और अन्य नेता जो कांग्रेस के हैं, आज जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, वो किस तरह से चरमपंथियों के साथ खड़ी है, उनके राइट्स की बात कर रही है। और अगर मान लीजिए कि उनका ये भी जस्टिफिकेशन है कि हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो ये गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन के ही लोगों द्वारा निवासित है, तो ये इनका समर्थन किस नैतिक आधार पर है, ये भी एक समझने वाली बात है। भारत की विदेश नीति के दो चरण देखे जा रहे हैं। एक जो कि इंदिरा और नेहरू का था, जब इन्होंने इन चरमपंथियों को अपना समर्थन दिया, या फिर उस वहाँ की सरकार को समर्थन दिया, और यहूदियों के प्रति इनके मन में कोई मानवता का भाव नहीं था। और अब जो इस समय भारत में जो सरकार बदली हुई है, बदली हुई परिस्थिति में सरकार ने फिलिस्तीन को कुछ नहीं बोला है। सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, हमास के आतंकवादी कार्रवाई के विरुद्ध हैं, और चूंकि आतंकवाद से इजराइल के बाद सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित देश है या उससे अधिक प्रभावित देश है तो भारत देश ही है। और ऐसी स्थिति में भारत के एक बड़े राजनीतिक दल का ये कहना कि हम जो है फिलिस्तीनी अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन के अधिकार, क्या कांग्रेस को ये नहीं पता है कि फिलिस्तीन ऐसा देश है जहां से आतंकवाद का जन्म हुआ, और इस चरमपंथ का कोई अगर इलाज नहीं हुआ तो या तो ये दुनिया को खा जाएगी या दुनिया इसको खा जाएगी। इस मार काट के लिए दुनिया नहीं बनी है। यूनाइटेड नेशन ने हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। हमास ने पहले भी इजराइल पर अटैक किया था, लेकिन कई मित्र देशों के बाद युद्ध विराम हुआ, एक बार फिर इजराइल पर हमास ने हमला किया है। इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? देखिए, ये मैंने कहा कि कई बार युद्ध हो चुके हैं, और कई बार इजराइल के मित्रों, यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से, और इजराइल चूंकि दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली देश है और दुनिया के 4 प्रमुख विश्व शक्तियाँ उसके समर्थन में सदा रहती हैं, इसलिए इजराइल को पराजित करना संभव नहीं है। परेशान किया जा सकता है बीच बीच में महाशक्तियों के हस्तक्षेप से, और वहाँ का जो जटिल सुरक्षा वातावरण है उसके कारण जो चरमपंथी हैं वो बीच बीच में हथियार डालते रहते हैं, समझौता भी करते रहते हैं। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊं कि अगर इस युद्ध का परिणाम दुनिया को देखना है तो कुछ दिनों में दिखाई पड़ना शुरू होगा। स्वर्ण के दाम बढ़ जाएंगे, तेलों की बिक्री पर, तेलों की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा, आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर के जितने प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेज हैं उनमें जो है वो डाउन होंगे। अगर ये और बढ़ता है तो ये जो है एक एस्केलेशन होगा, उस एस्केलेशन में दुनिया भर में इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने, जैसे मान लीजिए अमेरिका में एक दूसरी सरकार बैठी हुई है, उसने $6 खरब अनुदान के रूप में ईरान को दिया, और ईरान ने इस धन को उठा करके चरमपंथियों को दे दिया, और चरमपंथी उन पर आक्रमण कर बैठे। तो इससे विश्व शांति को भी खतरा है, और कीमतों में वृद्धि होगी, गरीबी बढ़ेगी, और विश्व व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, स्वर्ण के दाम बढ़ेंगे, तेलों के भी दाम नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो है ग्लोबल इम्पैक्ट आने वाला है। सर एक बात और सर, कि आपने अभी तमाम राजनीतिक दलों की बात करी। एक तरफ कांग्रेस फिलिस्तीन या यूँ कहें हमास का समर्थन कर रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो एक देश में 2 धड़े क्यों सर? ये एक देश में दो धड़े शुरू से ही रहे हैं। अगर आपको वोट बैंक चाहिए तो आपको जो है सत्ता आसानी से मिलती है,
तो आप जो है अल्पसंख्यक वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए आपका इतिहास रहा है, आप चरमपंथियों को समर्थन कर देते हैं, या फिर फिलिस्तीन को आप जो है इस आधार पर समर्थन दे देते हैं कि वो मानवता के आधार पर दे देते हैं। प्रश्न ये खड़ा है कि जब आप स्वयं भी कश्मीर में लड़ रहे थे और आपका लंबे समय तक ऐसे राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं जिनका लंबे समय तक देश में शासन रहा और वो जो है अब फिर से सत्ता पाने के प्रयत्न में है, तो वोट बैंक में अपनी वृद्धि बढ़ाने के लिए ये विदेशी शक्तियों को, जो तोड़फोड़ की शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। उनको ये है, इनको सिर्फ ये है कि हमारा देश जो है, हाँ, हमारे देश में जो हमारी वोट बैंक है वो हमारी बढ़े, और ये वोट बैंक जो है और अधिक चरमपंथी प्रकार के विचारों से, जो उसको एक तरह से कह लीजिए कि हमारे देश में जो इस तरह के तत्व हैं उनको बल मिलता है और वो इनके वोट बैंक में वृद्धि करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है जिसके कारण ऐसा होता है। इसमें जो है कोई देश हित वाली बात नहीं है, क्योंकि देश हित की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। इजराइल ने कई बार भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी, अगर आप इतिहास देखेंगे, इजराइल ने कई बार हमको म्यूनिशंस दिए हैं, हमको टेक्नोलॉजी दी है। अभी भी सरकार को भी उन्होंने हेरॉन ड्रोन्स से लेकर के और भी तमाम विस्फोटक पदार्थ और रडार्स और दूसरे प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है आतंकवाद से लड़ने के लिए, ये सब हमको मुहैया कराती रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो युद्धक सामग्री है उसकी आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, जो भारत को इजराइल से मिलते हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जो भारत के आवश्यकता पर सदैव खड़ा रहा है। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति हो सकती है कि आज जो है कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम जो है फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। मैं मानता हूं कि ये देश के हित में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इजराइल की सरकार ने, इजराइल की जो भी सरकार जब भी रही, भारत ने जब भी मदद मांगी, सैन्य मदद, आर्थिक मदद और आपकी जो आतंकवाद से लड़ने की जो उनकी विशेषज्ञता है वो भी हम शेयर करते हैं, हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप सत्ता के लिए ऐसे लोगों का समर्थन कर सकते हैं जो कि मतलब एक सभ्य देश पर आक्रमण कर रहे हैं और वो सभ्य देश आपका मित्र देश है। और इसी क्रम में जब इजराइल बना तो भारत की सरकार ने उस समय अपने इनको जो रवैया था, उन्होंने इजराइल को एक देश के रूप में तुरंत मान्यता भी नहीं दी थी। तो भारत देश में भी अब एक दूसरे विचारधारा की सरकार बैठी हुई है जो इस बात की कद्र करती है कि कभी भारत की सुरक्षा के लिए, और आज भी और भविष्य में भी भारत के सुरक्षा प्रश्नों पर अगर कोई देश आपका सहयोग करता है तो इजराइल है। तो ये भी प्रश्न खड़ा है कि अगर जो लोग आज जो है जो फिलिस्तीन के समर्थन में अगर उनकी सरकार बनी तो क्या वो भारत की विदेश नीति को यू टर्न दे देंगे क्या? ये एक राष्ट्रीय चिंता का प्रश्न खड़ा हो गया है। सर, आखिरी सवाल, वोट बैंक और राजनीति के लिए ये जो समाज में ही नफरत की भावना पैदा हो रही है, आपने देखा अभी कल एक वीडियो सामने आया, 2 वीडियो सामने आए, अलीगढ़ में ही 2 वर्ग सड़कों पर निकलते हैं, एक फिलिस्तीन के साथ समर्थक होते हैं और दूसरे इजराइल के। तो क्या यहाँ पे भी कम्युनिटी में, एक समुदाय के बीच में नफरत पैदा हो रही है, नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कई कारणों से सुर्खियों में आता रहा है, उसमें उस चरमपंथ के भी समाचार आते रहे हैं। विगत कई वर्षों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो उसमें कुछ तबकों की मैं बात करता हूँ, उनके विचार जो हैं वो चरमपंथी हैं और इस बात की चिंता सरकार को भी रहती है। और चूंकि इस देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सरकार कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहती जो कि बहुत ही उग्र दर्जे की हो। इसीलिए अभी जिन लोगों ने ये नारेबाजी की है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर भारत में एक चरमपंथी समुदाय रहता है, वो जो है अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार की गतिविधियां करता है। जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये चरमपंथी ही थे। और इन चरमपंथियों का हमारे तमाम विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में इनका जंजाल फैला हुआ है, उग्रपंथियों का। चूँकि अभी यहाँ की इस समय की जो सरकार है वो एक दूसरी विचारधारा से अनुप्राणित है, इसलिए अभी ये तत्व जो है बहुत दब करके इतना बड़ा कांड कर रहे हैं। अगर जो है इसमें कोई और सरकार रही होती तो आप ये खुले आम जुलूस भी निकाल सकते थे। और यहाँ के कई चरमपंथी बड़े ऊंचे पदों पर भी गए और उन्होंने जो है देश का कोई भला नहीं किया। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चरमपंथ की विचारधारा है ये दुनिया भर में फैली हुई है, और ये चरमपंथ एक अपने आप में चरमपंथ का पूरा एक अम्ब्रेला है, जिसको छाता कह लीजिए। और जब भी कहीं कुछ भी होता है, आप भारत के तमाम कलाकार देखिए, वो और तमाम सोशल फिगर्स जो हैं वो आज हमास के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर खड़े हैं। उनका फिलिस्तीन
न तो वहाँ वो कोई आर्थिक सहयोग देने जा रहे हैं, न वो वहाँ कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, यहाँ के चरमपंथी तत्वों को मजबूत करने के लिए या उनकी सहानुभूति लेने के लिए, और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो सीधे साधे लोग हैं उनकी भी सहानुभूति जीतने के लिए, क्योंकि उनको बरगलाया जाता है, उनकी भी सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए ये सारे काम हमारे देश में होते रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कोई नया नहीं है। और अब अगर मैं समझता हूँ केंद्र में कोई और सरकार इसमें स्थित रही होती तो अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के जुलूस निकाले जाते। और ये तो और समझिए कि आप ये जुलूस तो पता चला कि आपने देखा ना किस तरह से दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और दंगे कराए गए थे, और किन किन विधायकों ने दंगे कराए थे, वो किस राजनीतिक दल के थे। तो ये बातें सब फैक्चुअली आ चुकी हैं हमारे सामने। चरमपंथ पर नियंत्रण करने के लिए एक हमको दीर्घकालिक राजनीति की आवश्यकता होगी, हमको एक स्थायी राजनीतिक विचार की आवश्यकता होगी, और हमको जो है सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ करके सर्व समाज के लिए कल्याणकारी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। जो लोग विभाजन, जो राजनीतिक परिवार हैं, अपनी सत्ता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए वोट बैंक का निर्माण करते रहते हैं, और उस वोट बैंक के निर्माण के मार्ग में चरमपंथियों का सहयोग उनको मिलता है और वो उनको सहयोग देते हैं। बाटला हाउस कांड, बाद में सारी रिपोर्टें आ गई, देश ने देखा। इसी तरह से आप अगर देखेंगे कश्मीर में आतंकवाद, क्या आज पत्थर चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान सीमा से रोज वहाँ पे गोली बारूद अब चला रहा है? अब जो है 96% तक जो है इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। आपने कभी हुर्रियत का नाम सुना? अभी इस बीच में नहीं सुना। ये सरकार की नीतियों पर निर्धारित होता है, और जब हमको ये लगता है कि हमें सत्ता चाहिए और हमको सत्ता की सीढ़ी आसानी से वोट बैंक से आती है, तो हम अल्पसंख्यक समुदाय के चरमपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो हमारे देश के लिए नुकसान करता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। यही है। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा से। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।